आज हम सीआरपीसी के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं हर एक सेक्शन पे, जो कि आजकल शायद ही कोई बताता है या कोई चैनल ऐसा होगा जो हर सेक्शन पे आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन बताए कि इस सेक्शन में इस लाइन पे इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। देखिए, हो सकता है आप लोगों को शायद पसंद आए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 अप्रैल 1974। एक क्वेश्चन ये कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है, ये हालांकि आप लोगों को पता ही होगा। हम ये वीडियो 10 से 15 मिनट का बनाएंगे, छोटा छोटा पार्ट में लेके चलेंगे कुछ क्वेश्चंस और सेक्शंस, ताकि धीरे धीरे कवर हो। अगर वीडियो भाई लाइक होता है, आपको पसंद आते हैं, मैं कंटिन्यू करूँगा। सब्सक्रिप्शन होता है तो मैं कंटिन्यू करूँगा, लाइक्स आता है तो मैं कंटिन्यू करूँगा। अदरवाइज़ मैं क्यों इतना एफर्ट दूँगा, कि मैं क्यों चाहूँगा। फिर मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग का बेनिफिट हो, पर अगर आप लोग उसमें सहयोग नहीं देंगे, मुझे भी लगे हाँ कि मुझे प्रेज़ किया जा रहा है मेरे एफ़र्ट को, तो मैं क्यों दूसरा वीडियो बनाऊँगा या आगे बढ़ूँगा। सेक्शन 1 जो कि बताता है कि ये टाइटल क्या है, इसका एक्सटेंट क्या है, कमेंसमेंट क्या है। कमेंसमेंट मैंने बता ही दी, 1 अप्रैल 1974। इसका चैप्टर 8, 10, 11 ये जो है स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ ऑफ आसाम, केवल इतने ही अप्लाई होते हैं इन दो जगह, स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ ऑफ आसाम में केवल चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई होता। केवल ये तीनों ही चैप्टर वहाँ पे लागू होंगे और कोई चैप्टर वहाँ पे लागू नहीं होते। और लागू करना है तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट वो नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गजेट में उसको लागू कर सकती है। और ये ट्राइबल एरियाज़ जो हैं, ये 21 जनवरी 1972 के पहले जो चले गए थे आसाम में, ये लिखा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पैराग्राफ 26 शेड्यूल में कि वो कौन से एरियाज़ हैं। और लेकिन इसमें जो है, जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया है शिलोंग का, वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब आप डेफिनीशन क्लॉज में आते हैं। सेक्शन 2, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसमें सीधे सीधे यही अगर पूछना होता, क्वेश्चन बनता है कि बेलेबल ऑफेंस है या नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस ये कहाँ से पता चलता। तो ये हम लोग को पता चलता फर्स्ट शेड्यूल जो दिया है सीआरपीसी में पीछे साइड, आप उसको देखेंगे, उससे हमें पता चलता है कि ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 2C में डिफ़ाइन है। इसमें कभी सेक्शन पूछ लेता है कि किस सेक्शन में कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफ़ाइन है, और इसमें भी ये पूछ लेता है कि कॉग्निजेबल केस या ऑफेंस का क्या मतलब है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि जैसा कि फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करता है कोई ऑफेंस, प्लस इसमें एक अथॉरिटी मिलती है पुलिस ऑफिसर को कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो नहीं कर सकता, जो कि 2L में डिफाइंड है। क्या नहीं कर सकता? पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। 2D में कंप्लेंट डिफाइंड है इसमें। तो कभी सेक्शन भी पूछते हैं कि डायरेक्ट क्या किस सेक्शन में कंप्लेंट डिफाइन है, या फिर इसके अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है कंप्लेंट का, उससे पूछा जाता है कि एलिगेशन जो मतलब कोई आदमी अगर लिख के दे रहा है कंप्लेंट, ओरल में या राइटिंग में, ठीक है, और जो आरोप लगा रहा है, एलिगेशंस लगा रहा है, क्या ये ज़रूरी है कि उस आदमी के खिलाफ़ ही हुआ हो, वो जिस अपराध के बारे में वो कंप्लेंट देना चाह रहा। तो इसमें लिखा है कि चाहे उसके खिलाफ़ हुआ हो या किसी और के खिलाफ़ हुआ हो, वो दे सकता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दे सकता है, चाहे ओरल में चाहे राइटिंग में। चाहे कोई ऑफेंस हुआ है उसके बारे में उसको पता है, तो ऑफेंडर के बारे में उसको आदमी को पता है जो कंप्लेंट दे रहा है या नहीं पता है, तब भी वो दे सकता है। और ये दी क्यों जाती कंप्लेंट, उससे दी जाती, इस आशय से, इस इंटेंशन से कि मजिस्ट्रेट इस पे जो है आगे एक्शन ले।
कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है, पॉइंट टू बी नोटेड। और मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और बाद में जो है पता लगता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल मैटर है, ऑफेंस जो है नॉन कॉग्निजेबल निकल जाता है। नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय निकलने की स्थिति में जैसे ही नॉन कॉग्निजेबल हुआ, पुलिस रिपोर्ट जो उस पुलिस ऑफिसर ने जमा की है वो कंप्लेंट मान ली जाएगी और पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट। इसमें यही क्वेश्चन बनता है 2D में। अब आप आ जाइए GHI, जैसे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग आपको याद करना है किस सेक्शन में। GHI एक सीक्वेंस में आप दिमाग में रखेंगे, GHI इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। सीधे आपको बस इतना दिमाग में रखना, GHI एक ही सीक्वेंस है, ये हमेशा आपके दिमाग में बना रहेगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जब भी आप लेटने जाइए तो आप सोचिए कि इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में क्या है। इससे आपको धीरे धीरे करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप रेगुलर जब एक कंटिन्यू करोगे ये प्रोसेस आप याद करने का, कि आप आराम से रिलैक्स कर रहे हो, लेटे हो, तो फेसबुक देखने के बजाय, सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप सर्फिंग करने के बजाय आप ये सब अगर सोचोगे तो आपको सेक्शन बहुत जल्दी याद होंगे। अब इंक्वायरी में क्या पूछा जाता है प्री में, कि इंक्वायरी किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है। कोई भी प्रोसीजर ट्रायल के अलावा जो कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट करती है, फिर से कह रहा हूँ, कोई भी प्रोसीजर ट्रायल के अलावा जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट करती है, ठीक है, वो इंक्वायरी की कैटेगरी में आता है। तो प्री में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है। मजिस्ट्रेट ऑप्शन दे देंगे, मजिस्ट्रेट, कोर्ट, आप एक में देंगे दोनों, तो आपको दोनों वाला ऑप्शन मार्क करना है। अब आ जाइए इन्वेस्टिगेशन। इसमें पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन का एम क्या है, तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्यों का इकट्ठा किया जाना, ये उसका मेन एम है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर द्वारा ही की जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन कभी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं की जाएगी। मजिस्ट्रेट के अलावा वो अगर किसी व्यक्ति को कह देता है पुलिस ऑफिसर के अलावा, तो वो व्यक्ति कर सकता है, परंतु मजिस्ट्रेट नहीं करेगा। और जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस ऑन ओथ लिए जाते हैं, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कैटेगरी में आते हैं। अब आपका ऑफेंस की डेफिनेशन आप जब देखेंगे तो वो तो नॉर्मल है, ठीक है, एनी एक्ट ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ, टाइमिंग, इन्फोर्स, ठीक। पर उसमें जो पॉइंट टू नोटेड ये है प्री के लिए कि सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट वो भी ऑफेंस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है CRPC में, तो प्री में इसलिए ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ स्टेशन में तो नॉर्मल चीज़ें जो भी दी हैं, पर उसमें एक पॉइंट ये दिया हुआ है कि अगर जो मेन ऑफिसर है वो एब्सेंट है तो उसके बिहाफ पे अगर किसी को एक्ट करना हो एज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ स्टेशन, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, कि वो एबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल की रैंक के एबव का अधिकारी होना चाहिए। ये पॉइंट है जो कि प्री में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है या पूछा गया है। अब आप 2R रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, ये सेक्शन आपको याद करना है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2U में है। अब उसके बाद 2W और 2X, यानी समन केस 2W, वारंट केस 2X। तो समन केस में होता क्या है कि उसमें एक मिनिमम वो दे दिया है कि ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 2 साल तक है वो समन केस के उसमें आएंगे, ठीक है। और 2X यानी वारंट केस, उसमें दे दिया कि 2 ईयर्स के एबव की पनिशमेंट जिस भी ऑफेंस में होगी वो वारंट केस में आएंगे। अब 2WA एक सेक्शन जोड़ा गया 2009 में विक्टिम नाम से, तो ये तो अमेंडमेंट पूछ लेता है किस ईयर में ऐड हुआ, ठीक है, और ऐड हुआ तो हुआ, इसका इन्फोर्समेंट कब से हुआ,
तो 31 दिसंबर 2009 विक्टिम वर्ड जोड़ा गया सेक्शन 2WA ऑफ CRPC। अब इसमें विक्टिम डेफिनेशन जो इन्होंने ऐड की उसमें भी एक क्वेश्चन बनता है इसके कंटेंट से कि विक्टिम पर्सन में कौन कौन, भाई अब जिसको कोई लॉस हुआ, इंजरी हुई, वो तो है ही है विक्टिम, पर इसमें इस डेफिनेशन में जो उन्होंने दी है 2009 में, उन्होंने इंक्लूड किया है इस विक्टिम के गार्डियन यानी गार्जियन जिसको कुछ लोग बोलते हैं, गार्डियन और लीगल हेयर उत्तराधिकारी, विधिक उत्तराधिकारी भी विक्टिम की डेफिनेशन में इंक्लूड किए गए हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये प्री में पूछा जाता है। और इसी में एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समन केस बताइए। तो जैसे डेफिनेशन 2W में दी है कि नॉट बीइंग अ वारंट केस, मतलब 2 साल से अंदर की सज़ा तक का अपराध समन केस। तो उसमें एक वर्ड जो स्टार्टिंग में है कि अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, ये वर्ड बोलना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरव्यूअर इस बात को नोटिस करते हैं कि अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस, ये पूरी डेफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी। इंटरव्यू में ये पूछा गया है, कई लोगों ने केवल ये बोल दिया कि हाँ जिसमें 2 साल वाला ये पनिशमेंट वाला बोल दिया, लेकिन ये नहीं बोला केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस। ठीक है, अब हम आते हैं आपका डायरेक्ट सेक्शन 4 पे। 4 का क्लॉज 1 बोलता है कि जो भी ऑफेंस IPC में दिए गए हैं, मतलब डिफ़ाइन किए गए हैं या कुछ भी, तो उसके इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल अकॉर्डिंग टू CRPC होगा। सेक्शन 4 क्लॉज 1। और सेक्शन 4 क्लॉज 2 ये कहता है जो अदर लॉज में हैं ऑफेंसेस डिफाइंड, उसकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी CRPC के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन तभी होगी जब वहाँ पे यानी उस लॉ में, उस एक्ट में जो भी है जो वो डिफ़ाइन कर रहा है ऑफेंस, उसमें पर्टिकुलर प्रोसीजर वगैरह नहीं दिए गए हैं, तो तब यहाँ CRPC के अकॉर्डिंग वो सारे प्रोसीजर, चाहे इंक्वायरी चाहे इन्वेस्टिगेशन, वो सारी चीज़ें होंगी। अदरवाइज़ वो उसी लॉ के अकॉर्डिंग होगी जिसमें वो डिफ़ाइन किया गया है। ये लिखा है सेक्शन 4 क्लॉज 2 में। और सेक्शन 5 प्री का क्वेश्चन देखिए। सेक्शन 5 में बोलता है कि CRPC किसी भी स्पेशल और लोकल लॉ को डिस्टर्ब नहीं करें। डिस्टर्ब नहीं करेंगे मतलब अगर पर्टिकुलर कोई प्रोसीजर दिया है उस लॉ में, तब आप CRPC जो है आपकी, ये उसमें हस्तक्षेप, इंटरवेंशन, इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये साफ साफ सेविंग हेडिंग के नाम से सेक्शन 5 में दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 6 में क्रिमिनल कोर्ट्स डिफाइन है। सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और इसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। देखिए जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होते हैं, पर वो MM के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते हैं। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कोर्ट होती है। और चौथा जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये जो हमने बताए हैं जितने, इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं कर सकता है। तो सेक्शन 26 जब मैं बताऊंगा तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रायल कोर्ट्स डिफाइंड है कि कौन कौन सी ट्रायल कोर्ट हैं, तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं होगा। पर यहाँ पे कि कितनी तरह के क्लासेस क्या हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स कितने प्रकार की हैं, ये सेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो MM, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक, अब आपका हम सेक्शन 8 पे आते हैं, जहाँ पे ये पूछ लेता है कि कितनी पॉपुलेशन हो तब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया को ही माना जाए। तो 10 लाख उसमें दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोड के स्टार्ट होने से ही कौन से एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया माने गए हैं। उसमें 3 या 4 दिए हुए हैं। एक है बॉम्बे, कैलकाटा,
मद्रास जिसे बोलते हैं, और सिटी ऑफ अहमदाबाद। और इसमें एक पॉइंट ये है, हालांकि पूछा तो कभी नहीं गया, फिर भी हम लोग दिमाग में रख सकते हैं, हो सकता पूछ लें। मान लीजिए कोई ऑल्ट्रेशन, कोई तब्दीली आ जाती है मेट्रोपॉलिटन एरिया में, मान लीजिए जनसंख्या घट गई या कुछ भी हुआ इस टाइप से, तो और वो मेट्रोपॉलिटन एरिया से में आना बंद हो गया, तो क्या जो प्रोसीडिंग चल रही वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं करेगा? नहीं, जो भी प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, जो कुछ भी जैसे चल रहा, तो ऐसे होगा मानो कि ऐसा कोई ऑल्ट्रेशन, ऐसी कोई तब्दीली आई ही नहीं, अभी भी वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो कंटिन्यू की जाएगी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा। सेक्शन 9 में आपका सेशन कोड डिफाइन है, और इसमें ये है कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसमें लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन। तो सेशन कोड कौन इस्टेब्लिश करता है, कौन बनाता है, कौन वो करता नियुक्त? स्टेट गवर्नमेंट। और लेकिन सेशन कोर्ट में जो जजेस बैठते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा। ये पॉइंट नोट करने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, लेकिन सेशन कोर्ट का जो जज होगा वो अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और इसमें बाकी आपकी जो कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करती है हाई कोर्ट से, लेकिन सेशन कोर्ट के लिए हाई कोर्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब पॉइंट्स हैं इसमें अभी तक सेक्शन 9 तक। और सेक्शन 9 में एक पॉइंट और भी है, मान लीजिए सेशन जज का ऑफिस वैकेंट है, मतलब नहीं है उपलब्ध, जो कोई जज बीमार हो गया या कुछ हो गया, किसी वजह से नहीं है बैठ पा रहे हैं, तो और कोई अर्जेंट एप्लीकेशन है या कुछ भी, उसको डिस्पोज ऑफ यानी कि उसका निवारण करना है, उस एप्लीकेशन सुनना है, कोई केस की सुनवाई करनी है, तो एडिशनल सेशन जज सुन सकते हैं उसकी जगह, या असिस्टेंट सेशन जज सुन सकते हैं। और मान लीजिए ना एडिशनल सेशन जज हो ना असिस्टेंट सेशन जज हो, तब सीजीएम को भी ये पावर दी जाती है कि वो सुन सकते हैं, और सुन ही नहीं सकते अगर कोई उसके बाबत, वो उनके पास वही पावर होगी जो सेशन जज पावर रखता है। वो एज ए समझ लीजिए सेशन जज एक्ट करते हैं उस समय, मतलब पावर के मामले में। सेक्शन 9 आपका यही हो गया ख़त्म। और सेक्शन 10 आपका अधीनस्था, सब ऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। तो इसमें असिस्टेंट सेशन जज आपका सेशन जज के सब ऑर्डिनेट होता है, और असिस्टेंट सेशन जज या एडिशनल सेशन जज जो भी, मतलब उनको काम बांटा जाता है कि आप ये इस टाइप के केस देखिए, इस तरह का ये केस, तो ये सारा काम सेशन जज बांटता है एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज को, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सब क्लॉज 3, धारा 10 उपधारा 3। आज के वीडियो में हम इतना ही बनाते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आता है, मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत इधर उधर, मैं डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि लोग कुछ जानें, कुछ समझें। और इस टाइप का मैंने अभी तक यूट्यूब पे या कहीं भी चैनल तो नहीं पाया है जो कि हर सेक्शन पे आपको पर्टिकुलर बता दे कि ये पॉइंट पे ये बनेगा क्वेश्चन, ये पॉइंट पे ये बन सकता है प्री में। ठीक, थैंक यू। और आगे आप चाहते हैं कि वीडियो बने, और तो जाहिर सी बात आपको लाइक करना पड़ेगा, अगर पसंद आता है आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। मैं किसी फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट मी टू मेक फर्दर वीडियोस फॉर यू गाइज, देन प्लीज़ appraise my work, appraise my effort. I know there must be some lackness, but I will make it sure that on further videos you will get the best of me and the best for you. Thank you.